नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हाल ही में 2024 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है। आपने एग्जामिनेशन का पेपर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको आयोग के लेटेस्ट पैटर्न के बारे में पता चलेगा। काफ़ी एक यूनिक पेपर आया अब तक का, ठीक है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उससे। उसी क्रम में ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको इस क्विज के एग्जामिनेशन में मिलते हैं सीधे रूप से, या फिर जैसे कई सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा इनडायरेक्टली एक एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा गया है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का जो है वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ट्राइब्स हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो भोटिया जो है किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? तो ये बेसिकली हिमालयन जो रीजन है ना उसमें पाए जाते हैं। और विकल्पों में देखेंगे तो उत्तराखंड, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है ना, सिक्किम, अरुणाचल, इनमें भी उपस्थिति है इनकी। ऑप्शन फर्स्ट। रेड डेटा बुक है ना प्रोवाइड्स डेटा ऑन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ना। IUCN एक हमारी संस्था है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, उनके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के मेनली है ना लिए काम करती है। और उसी की ये रेड डेटा बुक जो है रिपोर्ट है, तो लुप्त प्राय पौधे और जानवर इनके बारे में सूचना इस ऑप्शन के हिसाब से देती है। एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है नायग्रा फॉल, ठीक है। इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा कहाँ पर स्थित है। तो बेसिकली कनाडा और US है ना इसके बॉर्डर पे है, और ये कंबाइंड होकर के नायग्रा फॉल जो है बनता है। 3 वाटरफॉल से इसके नाम हो सके तो ध्यान रखिए और इसको भी लोकेट कीजिएगा। हॉर्स शू फॉल एक होता है, एक अमेरिकन फॉल करके है, और एक ब्राइडल वेल, ठीक है। तो तीनों मिल करके फिर आगे जो स्ट्रीम हमारी है, दिस इज नायग्रा फॉल। इन विकल्पों में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? जैसे इंडिया में थार डेजर्ट है तो वो क्या है, हॉट वाटर, मतलब हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ऐसे विश्व के एरियाज हैं जहाँ पे क्या होता है कि मतलब रेनफॉल बहुत लिमिटेड है और एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर होता है, मेनली माउंटेनियस रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बन जाते हैं। इंडिया में जैसे लद्दाख का रीजन हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो एज ए वर्ल्ड लेवल पे पेटागोनियन डेजर्ट जो है ना, ये कोल्ड डेजर्ट है, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका। इसमें से सॉल्ट वाटर यानी सलाइन वाटर लेक जो है कौन सी है इंडिया में? तो इसमें जैसे पुलिकट है ना, इधर फिर आपका सांबर, ये सब जो है सॉल्ट वाटर में आ जाएंगी। सेंसस 2011 का ही आंकड़ा अभी भी है, नया सेंसस हो ही नहीं रहा है तो आंकड़े हैं ही नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। लास्ट अभी देखेंगे एग्जाम भी जो हुआ है 24 वाला, उसमें भी क्वेश्चन जो आया था इसी डेटा पे बेस्ड है ना, उसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? इन विकल्पों में से पंजाब है ना, इसके अलावा हरियाणा में भी नहीं है, चंडीगढ़, ये दिल्ली और पुडुचेरी, इनमें देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, ठीक है। तो विकल्प सी। हमने पहले भी डिस्कस किया है इकोनॉमी को काम के हिसाब से जो हम डिवाइड करके पढ़ते हैं है ना, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो कृषि वाला होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन ही गलत है। देखिए नहीं ठीक है, माइनिंग जो है ये इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी मानेंगे। एग्रीकल्चर, माइनिंग है ना, ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। शिक्षा जो है, सर्विसेज, बैंकिंग, ये सब टर्शरी में है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में होती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जब इंडियन नेशनल मूवमेंट आप पढ़ेंगे, 1930, 31, 32, ठीक है। तो पहला हुआ लंदन, मतलब लंदन में तीनों हुए थे। तो इंडिया की तरफ से कई सारे समूह समझ थे, सब शामिल हुए इसमें, इसके रिप्रेजेंटेटिव यानी लोग। तो 1931 वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें महात्मा गांधी एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस
है ना, ये सबसे पहले शामिल हुई। तो वही यहाँ पे 31 में ये लोग नहीं थे। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? देखिए अभी यही सेम क्वेश्चन एक अभी जो 24 वाला एग्जामिनेशन हुआ उसमें 3 स्टेटमेंट्स थे, तो उसका सेकंड स्टेटमेंट यही था, है ना। तो देखिए जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया ना कि आपको एक क्वेश्चंस किसी ना किसी रूप में एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आपका ब्रेन जो है कितना एक्टिव है उसी की असली परीक्षा अब एग्जामिनेशन में होती है, क्योंकि पेपर बहुत डायनेमिक तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो आपको एकदम माइक्रो लेवल पे वर्ड्स को ध्यान से देखना है एग्जामिनेशन में। हालांकि टाइम कम होता है बट स्टिल इतना आपको ब्रेन को एक्टिव करना है। तो उसी में देखिए क्वेश्चन है कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिसका टाइम पीरियड हमारा क्या था 1956 से 1961 तक, ठीक है। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी क्या होती है? ऐसी कोई इकोनॉमी विच कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी अलग से पढ़िए। नेक्स्ट है कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे ये पिरामिड ऑफ जैसे बायोमास वगैरह, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या होता है, जो प्राइमरी हमारा ये है ना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इसको बोलते हैं बेसिकली, तो इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। ये मेनली जो हरी घास वगैरह ये सब चीज़ें जो हो गई। फिर सेकेंडरी लेवल पे जो हमारा होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक। और फिर टर्शरी जो हमारा ट्रॉफिक है तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक। तो इन सभी के बारे में पढ़ना है ना। जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं इसको देख लीजिए। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में जैसे एग्जाम हुआ जो उसमें भी कई सारे 4 इंडेक्सेस दे दिए और उसको मैच करना था कि कौन किसको रिलीज करता है ना। तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है स्टेटमेंट का हर चीज़। तो रिलीज करने वाला संस्थान, सूचकांक और कुल 119 देशों की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो जो है 39 है ना, ये इसका आंसर होगा। ब्रिटिश टाइम पीरियड में आर्म्स एक्ट बना था, ठीक है, शस्त्र अधिनियम, जिसमें भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका। तो ये था 1878। दिहांग और लोहित किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो बेसिकली ब्रह्मपुत्रा बेसिन का पार्ट है, अरुणाचल और असम, है ना। इसको जरा मैप पे लोकेट कर लीजिए। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस रूप में जाना जाता है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है ना। तो मेनली नॉर्थ ईस्ट वाला फेमस है, जैसे अक्सर पूछते रहते हैं इसको कि क्या कहते हैं, तो वहाँ पे झूम कल्टीवेशन इसको कहते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। तो वेस्टर्न घाट, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, इधर कर्नाटका केरला वाला जो हमारा ये रीजन है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे कहते हैं कुमारी, ठीक है। इसके अलावा जैसे अन्य राज्यों में जो पूछे जाते हैं, है ना, तो जैसे यहाँ धैया या फिर बेवार, है ना, ये होता है मध्य प्रदेश में। और जैसे ये उड़ीसा का है कुमान, या फिर ये ब्रिंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वाल्ट्रे जो है ये राजस्थान वगैरह के रीजन में है। खिल हिमालयन रीजन में बोला जाता है कुछ कुछ। कुरुआ है झारखंड में, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखेंगे, ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स तो भाग 3 में है ये, है ना, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। कौन सी पुस्तक भारतीय राजनीतिज्ञ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, ये इंपॉर्टेंट बुक है। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में भाग 6 जो है संविधान का, उसमें उल्लेख है आर्टिकल 152 से लेकर के, ठीक है। उसके आगे तो 177 में बात की गई है राइट ऑफ मिनिस्टर्स। इन विकल्पों में से कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे बेस्ड है। 2 कॉलम है बंदरगाह और राज्य। तो तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु, हल्दिया वेस्ट बंगाल और मैंगलोर कर्नाटक, यानी कि 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। केंद्र सरकार की स्कीम है एक अमृत, है ना, मेनली अर्बन सिटीज जो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको वाटर सप्लाई और सीवेज वगैरह इन सब का मेंटेनेंस। तो इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया है ना, तो 500 शहर। मंदिर और राज्य के संबंध में सही पेयर। महाकालेश्वर मंदिर जो है उत्तराखंड में नहीं मध्य प्रदेश में है। कामाख्या टेम्पल ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल गुजरात,
इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपके प्रीलिम्स में कॉमन ही होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्विसेज वाला एग्जाम है यूपीपीसीएस का, तो उसके भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ना होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अर्नस्ट हैकेल ने किस वर्ष में जीवित प्राणियों की अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी टर्म को दिया था। तो बेसिकली इकोलॉजी क्या है, हाउ एनिमल्स इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग, है ना, उससे संबंधित जो चीज़ें तो ये बताई गई थी इनके द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा अर्नस्ट हैकेल का 1866। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो है जाने की स्थितियों के संबंध में एक अनुसूची ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी जैसे 12 हैं कुल, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52nd अमेंडमेंट में, ठीक है। तो इसमें ये प्रावधान है। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान करनी है। अभी 2024 के एग्जामिनेशन पे जूट पे भी क्वेश्चन आया, कॉटन पे भी आया, ठीक है, सॉइल पे भी आया, रेड सॉइल पे। तो देखिए सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता भी चल रहा हूँ आपको। तो जूट की प्रोडक्शन मेनली ईस्टर्न रीजन में इंडिया के होता है, तो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फिर बिहार, असम और उड़ीसा, तो यही वाला ग्रुप सही है। संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो बेसिकली ये एक आर्टिकल के लिए है 32, तो ये किस में दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली स्थिति है। जैसे अभी मैंने बताया कि असल में है क्या कि जो हमारे 12 से 35 तक आर्टिकल हैं, है ना, वो अलग अलग ऐसे ग्रुप में डिवाइडेड हैं। जैसे राइट टू, है ना, ये मतलब फ्रीडम, है ना, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो वैसे ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32, जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन अगर हो रहा है ना, तो उस स्थिति में 5 प्रकार की रिट्स, है ना, जारी की जाती हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, इन सब के बारे में अलग से पढ़िएगा, अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़िएगा। तो अब चक्कर क्या था कि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और फंडामेंटल राइट्स। तो अब अगर ये अलग से दिया है तो इसको चुनेंगे, है ना, अगर ये ना हो तो फंडामेंटल राइट चुन लीजिएगा। आई होप यहाँ पे ये बात क्लियर हुई होगी। थोड़ा इसको अलग से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है 21, तो ये उसके अंतर्गत ही आएगा। इक्वलिटी जो है यहाँ पे लोगों के संदर्भ में है, लॉ के बारे में क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया? तो वही फंडामेंटल राइट्स वाले भाग में ही अनुच्छेद 14। 1944 में गांधीयन योजना बनी थी, उसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो जो है ये आपके जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। तो बेसिकली लोगों को एक कल्चरल लेवल और बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, इसके रेफरेंस में चीज़ें थी। ऑप्शन डी को चुनेंगे। किस राज्य में टिन अयस्क का मुख्य भंडार है? तो टिन के मेजर डिपॉजिट्स हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हाईएस्ट इंडिया में कह सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके हेडक्वार्टर, तो कौन सा मैच नहीं, बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत क्या पूछा जा रहा है। ओपेक है ना, एक हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया, ठीक। तो ये गलत था, अन्य विकल्प ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने देखा, तो इस तरह की चीज़ें अभी हम जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन सब का बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन जो लोग हमारे पेड ग्रुप में होंगे उनको पता होगा कि आपको चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, आपको पढ़ना है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। जो लोग नए देख रहे हैं, व्यूवर्स हैं, अगर आप चाहें तो हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, है ना। आपका पेड ग्रुप जो है
फुल स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरेंस या फिर टेस्ट सीरीज में आप उसके साथ साथ जुड़ना चाहें, इस पेड क्विज में जुड़ना चाहें, प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़रूरी है, या अभी से इंटीग्रेटेड आप मेंस की तैयारी भी करना चाहें हमारे साथ, तो इन सब के लिए आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं हमारे इसी वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में स्टार्टिंग में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलेंगे तो 3 मोबाइल नंबर होंगे, कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो है उस पर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी में बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आपको यहाँ पे इंश्योर करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फ्रीडम म्यूजिकल टाइम पीरियड का एक क्वेश्चन है, कई सारे गीत उस समय पॉपुलर हुए, जैसे वंदे मातरम हम पढ़ते हैं, जनगण मन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी में एक था बंगाली में एक सॉन्ग था एकला चलो, है ना, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो अराउंड 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटॉमिक रिएक्टर्स हैं और राज्य। तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में ही है, ये बुलंदशहर जिले में। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। पृथ्वी की संरचना और रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो 3 प्रकार की रॉक आपको पढ़ने को मिलेगी, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। इसके क्या फॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं कि एग्जाम्पल मेनली क्या क्या होते हैं ये पूछा जाता है। तो आग्नेय शैल इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है? तो ये है स्लेट, है ना, जो है ये उसका एग्जाम्पल हमारा मेटामॉर्फिक का, है ना, रूपांतरित चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्रहों का उनके घनत्व, जो कि ग्राम है ना सेंटीमीटर क्यूब, इसमें है कि अवरोही क्रम विन्यास में लिखा हुआ है। मेनली 4 अर्थ के आसपास वाले पूछे जाते हैं। तो अर्थ है ना, ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है, सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट, सबसे डेंस वाला प्लैनेट, है ना, तो अर्थ है, फिर वीनस, जुपिटर और सैटर्न, इन 4 को ध्यान रखिएगा। एक फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की जो है महिला है कनकलता बरुआ, इसमें से किस आंदोलन में शहीद हुई? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब चल रहा था, तो 20 सितंबर 1942 की घटना है। इनको गोली मार दी गई थी इंडियन फ्लैग फहराने के उसके लिए असम में, है ना, एक पुलिस स्टेशन की घटना है ये। ठीक, तो ऑप्शन बी माइका अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो इलेक्ट्रिक, जो ये है ना इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उद्योग, जो अप्लायंसेस बनते हैं मेनली, वहाँ पे देखा होगा आपने, इसका उपयोग जो है कई अच्छे से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पन साइट्स कहाँ पे क्या पाई गई, उसकी लोकेशन क्या है, फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या वहाँ से मिला है, ये चीज़ों को पढ़ना है। लिस्टिंग आप देखा होगा आपने, हमारे पेड ग्रुप में भी मिली होगी, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। तो जैसे अभी के 24 वाले प्री में भी क्वेश्चन आया था किसी पोर्ट से संबंधित एंशियंट्स, है ना, तो हड़प्पा का पोर्ट है लोथल, वर्तमान जो गुजरात हमारा है ना, वहाँ इसकी लोकेशन रही थी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे के सारे, इन सब के बारे में पढ़िएगा। V.A. स्मिथ जो है ये बेसिकली एक हिस्टोरियन थे, है ना, आयरिश हिस्टोरियन। इन्होंने कई सारी बुक्स, अकबर, अशोक, है ना, और या कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री जो है इन्हीं के ऊपर लिखी है, तो उस बारे में इनका नाम जाना जाता है। हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है उसको सैंधव संस्कृति कहते हैं, इंडस कल्चर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसके दौरान जो साइट से हमें उपकरण मिले हैं किस धातु के निर्मित थे? तो बेसिकली ब्रॉन्ज इस समय पॉपुलर था, है ना, तो कॉपर। देखिए प्राक सैंधव काल, ये सारे नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं। तो उसके किस पुरास्थल से हल की जुताई के प्रमाण मिले हैं? तो जैसे आजकल तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, लेकिन पहले हल से होता था, है ना, उसको बैल वगैरह से चलाते थे। तो इसके एविडेंसेस मिलते हैं कालीबंगा की साइड से, जो अभी वर्तमान के राजस्थान राज्य जो है उसकी साइड थी। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो यही कालीबंगा ही है। इंडस सिविलाइजेशन का एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में भी वर्तमान में स्थित है? तो ये जो है पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस है, ठीक है, वहां पे इसकी लोकेशन रही। देखिए एक फैक्ट ही है ये, इसको ध्यान रख सकते हैं। IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो यहाँ पे एक रिसर्च हुई, तो उसके रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का
कारण रहा। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई है ना, उसका मेजर एक रीज़न यही माना जाता है कि बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई है ना, तो पानी की जो है उपलब्धता खत्म हुई, उससे न चीज़ें प्रभावित हुई। तो इनका मानना है कि लगभग 900 वर्षों तक। तो एज अ फैक्ट याद रख सकते हैं, और इंस्टीट्यूट का नाम इस रिसर्च को करने वाली। इन विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो भी हमें इमारतें मिली हैं वो बनी थी पकी हुई ईंटों से, है ना। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, कौन से कथन इसमें सही हैं? हड़प्पा का उत्खनन, ठीक है। तो इसके बारे में 4 कथन हमारे पास है। इसका उत्तर आप पढ़िए और हमें आप उत्तर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं संबंधित चीज़ों को अपने नोट्स में से रिवाइज करें, ठीक है। हमारे पेड ग्रुप में है तो स्टडी मटेरियल आपको मिला होगा, आप उसमें से साथ के साथ रिवाइज करते चलें। नए लोग जो हैं, आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो अभी मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल है ना, वहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके तीनों मोबाइल नंबर में से किसी एक पे एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इसको समाप्त करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।